वेलकम टू SJI ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, आपने हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में आपने व्यंजन के भेदों को पढ़ा। इसके साथ साथ व्यंजन के जो और अन्य भेद थे उनको भी पढ़ा। कौन कौन से थे? संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। अब मैं आज आपको उच्चारण के आधार पर, जैसे श्वास वायु के आधार पर या फिर आपके प्रयत्न के आधार पर जो और वर्ण उच्चारित होते हैं उनको मैं समझाऊंगी। तो उसमें सबसे पहले है उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण करते समय सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती है। किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं ये समझिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है वे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर वर्ग शब्द जो आया मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण मतलब अक्षर होते हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का, जैसे का अगर वर्ग है तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा। अगर का वर्ग है तो पहला का होगा और दूसरा गा होगा और पांचवा ड़ा होगा। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, फिर उसके बाद टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन तथा इसके साथ साथ ड़ा या रा, ला व वर्ण आते हैं। अर्थात जो अल्प प्राण व्यंजन है इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको ड़ा या रा, ला व वर्ण भी आएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है दूसरा महाप्राण व्यंजन। जैसा कि अल्प से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, अल्प मीन्स कम ध्वनि और महाप्राण मीन्स होती है ज्यादा ध्वनि। तो देखिए क्या है महाप्राण व्यंजन? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण व्यंजन में क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन तथा ड़ा, शा, सा, शा, हा वर्ण आते हैं। तो महाप्राण व्यंजन में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन के साथ साथ ड़ा, सा, शा, हा वर्ण भी आते हैं। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर। जब हम वर्ण को बोलने का प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न के आधार पर क्या है? स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और सा, शा, सा वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और सा, शा, शा वर्ण आते हैं। इसके बाद है अघोष वर्ण के बाद सघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है
उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा ड़ा या रा, ला, वा वर्ण आते हैं और हा वर्ण भी इसी में आता है। सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। जो आ से लेकर आपके ओ तक जितने 11 स्वर हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि मतलब जो स्वर तंत्रिका उसमें ध्वनि के जो निकलती है उसमें कंपन होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी, ध्यान से सुनिए। उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? उच्चारण करते समय हम सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक स्वरों में या जो व्यंजन का उच्चारण करते समय जो हम उच्चारित वर्ण बोल रहे हैं उसमें क्या होता है कि श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा, अधिक अर्थात ज्यादा श्वास की मात्रा होती है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण देखिए क्या है कि अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा, जब हम उच्चारित करते हैं उन वर्णों को बोलते हैं तो उन्हें बोलते समय कम मात्रा में वायु का प्रयोग होता है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण आते हैं तथा इसके साथ साथ ड़ा या रा, ला, वा वर्ण भी आते हैं। इसके साथ तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आते हैं व्यंजन तथा इसके साथ साथ ला या रा, ला, वा वर्ण भी आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके बाद है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, क्योंकि जो अल्प प्राण है उसमें क्या आ रहा? पहला, तीसरा और पांचवा। अब इसके बाद जो महाप्राण व्यंजन है इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका दूसरा व चौथा व्यंजन तथा इसके साथ साथ ड़ा, शा, सा, सा, हा वर्ण भी आते हैं। इसके अंतर्गत महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर। अब हम प्रयत्न के आधार पर जिन व्यंजन का उच्चारण करते हैं उन्हें देखिए। स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो भेद? पहला अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और श, सा, सा वर्ण आते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इसके बाद है सघोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा ड़ा या रा, ला, वा वर्ण और हा वर्ण आते हैं। सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण करते हैं, अर्थात जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उनमें बोलते समय हमारी स्वर यंत्रिका में जो कंपन होता है या जो हम वर लगाते हैं बोलने में, जो हमारे कंठ से होकर
करके, तालु से स्पर्श होकर के जो भी व्यंजन बाहर आते हैं तो वह क्या उच्चारण के आधार पर, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनके आधार पर हम शब्दों को बोलते और समझते हैं। तो बच्चों आज आप उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं तथा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं इनको पढ़ करके समझेंगे तथा उच्चारण करके इनका आप प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, have a wonderful morning to one you all. My dear student, today we will start our language section because in last 3 or 4 days we were studying your second chapter, Chase of the Cheers, that was completed and the exercises related to that chapter was completed. Fine. So today we will start the first topic that is given on your book, class 7. Your topic name is the sentence, that is written over here. Sentence. So before starting it, I just want to tell you that sentence is an important part in the language portion. Without sentence, you cannot do anything because sentence is a medium. Sentence is a medium through which you can express your ideas, your opinion, your thought, and whatever the things that is going on into your mind. You can express those things only through sentences. Fine. So sentences is a medium of expressing your thoughts, expressing your ideas, expressing your opinions, your each and everything. Fine. So it's a medium of all the subjects, not only in English, not only in Hindi, but also in PCM, physics, chemistry, and math, and all the humanities subjects like economics, sociology, psychology, each and every subject. Each and every subjects are taught through sentences. Whether the sentences are difficult, whether the sentences are simple. It does not matter which types of the sentences are these. But the matter is that without sentence, without using any types of the sentence, you cannot do anything. Fine. So, student, sentence is an important role in your life. Sentence is an important role in your life. It really occupies a unique place in your English language portion. Fine. So, sentence, what is sentence? Sentence is a group of words. Sentence is a group of words that express a complete sense, that express a complete thought. शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो अच्छा विचार प्रस्तुत करता है, अच्छा कंप्लीट सेंस देता है. फाइन. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ language portion? The smallest unit of language portion is letter. Your 26 letters are there, you know. 26 letter, 1 to Z. These are 26 letter. 1 to Z. 26 letter. Fine. So when the letters are combined, जब letter combined होते हैं तो क्या बनता है? Words बनते हैं. So words is a group of letters. Words are the group of letters, and sentence a group of words. But what is the priority of the sentence? The sentence must be put in an order. The sentence must be arranged in an order. It should not be in disorder. It should be arranged properly. And if these words are arranged properly, then the particular sentence will give you a complete sense, a meaningful sense. जब एक order में वो arrange होते हैं तभी एक meaningful sense देते हैं. बहुत सारे sentence हैं. Different types of the sentences are there, just like you use in your day-to-day life. Just like I'm going to Delhi. Have you gone to school? Rahul is absent today. And please take your seat. How pretty the peacock is. God bless you. These are the types of the sentence. Different types of the sentences are before you. Fine. And what is another quality of the sentence? The sentence must be started
sentence must be started with the subject. This is the formula. The sentence must be started with your subject. Then after your helping verb or main verb. Fine. And then after your object. And at the end of the sentence you put full stop. Fine. So if the sentence is affirmative, so subject, then after your helping verb, your main verb. It's not necessary that the helping verb and main verb are both used in the same sentence. Sometimes only main verb is used. It depends upon the sentence. Depends upon the particular sentence. Depends upon the tense of the sentence. Fine. But normally we use. So whenever we start the sentence, the first letter of the first word should be in capital. The first letter of the first word should be in capital. And if any name is there, so the name of the first letter of the name must be in capital. This is the thing you have to keep into your mind. And the types of the sentence. The sentences are different in type. The types of the sentences. So I'm just going to write here the types of the sentences. These are 5 in number. The types of the sentences. These are types of sentences, 5 in number. The first one is your assertive. Fine. So first we will discuss it. This is classified into 2, the affirmative and negative. Affirmative and the second one is negative. So first we will discuss it. These are 5 in number: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamative. These are 5 in number. Fine. So today we will discuss this one. Assertive is classified into 2, affirmative and negative. Affirmative and negative. So assertive sentence. Assertive sentence ko, there is also one name of the assertive sentence, declarative sentence. Declarative sentence. Fine. So you can say assertive or declarative sentence. Both sentences are same. But the name is different. So an assertive or declarative sentence says or states something. Says or states something. कुछ कहते हैं ये. It means this is started with your subject, your helping verb, your main verb, then after your object, and after the object, after the end of the sentence, you have to put full stop. In the affirmative sentence always has a positive sense. And in negative sentence it gives a negative sense. So in negative sentence we use not word after your main verb, after your helping verb, not main, after your helping verb. And in affirmative sentence we don't use not word. I'm just giving you some examples of these sentences, just like I'm going to market, I'm not going to market. The sentence is before you, I'm going to market. This is very simple sentence. Suppose that you have writing over here, I am going to market. So what will be the negative of this one? I am not going to market. Fine. So I subject here, as I told you, it will be started with your subject, and the first word must be in capital. It is in capital, and the second one is your helping verb. Either helping verb or main verb you have to use. This is the present continuous tense, so we have to use the helping verb here. So am is your helping verb. Then after your main verb, ing form of the main verb is used, and to market. To is your preposition and market is the object. Fine. And then after we have to put the full stop. So after your helping verb, you have to put not verb here. Fine. So this one is your affirmative and this one is your negative sentence. So today I discussed only assertive sentence, and the remaining types of the sentence we will discuss next class. So student, that is enough for you today. Just make a revision of all this work. Thank you and have a nice day to one more.
myself Rakesh Kumar, Maths teacher of Shivaji Group of Institution. बच्चों, मैथ क्लास में हिंदी मीडियम 7th क्लास के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 6 पार्ट हैं और लगभग सेम पार्ट हैं, इसी तरीके से हैं, केवल डिजिट बदली हुई हैं। तो मैं पहला पार्ट इसका बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में है सरल करो, हल करना है। तो सरल करने में आपको पहले से मालूम है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर बीच में जो साइन होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले पहले ब्रैकेट में देखते हैं 25/8 गुणा 2/5। तो 5 से 25 कट जाता है और 2 से 8 कट जाता है, तो हम भाग दे दें 5 एकम 5 और 5m 25। 2 एकम 2, 2 चौको 8। कितना हो गया यहाँ? 5 का 5 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/4 माइनस। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं। अब इसमें 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 9 और 5 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस 2 हो गया। 1 गुणा -2 तो -2 हो गया और बटे 1 गुणा 3 तो 3 हो गया। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के माइनस की संख्या है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 5/4 प्लस 2/3 दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। एलसीएम ऑफ 3 and 4 = 12। 12 हो गया। 4 से भाग देंगे, 12 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा और प्लस 3 से 12 में देंगे तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया? 15 8 23/12। अगर हम इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 12 एकम 12 और कितना बच गया? 11/12, यानी एक सही 11/12 और ये आपको आंसर मिल गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हम सभी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम इसी तरीके से है, क्योंकि उसमें केवल 3 संख्याएं हैं, इसमें 2 संख्याएं थी और उसमें भी सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सरल करो। तो पहला पार्ट है इसका भी पहला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है आपका 3/2 × 3/2 × 1/6 इन ब्रैकेट में है और प्लस 5/3 गुणा 7/2 ये भी ब्रैकेट में है और फिर है माइनस 13/8 और गुणा 4/3 ये भी ब्रैकेट में है। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना रहता है। तो इसमें देखें 3 से और 6 का रिलेशन क्या है? 3 से भाग 6 में चला जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया और बटे 2 का 2 में करेंगे तो 4। पहले ब्रैकेट से भिन्न मिल गई 1/4 प्लस लगा दें। इसमें कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में, तो 7 पंचे 35/3 दूनी 6 और फिर माइनस लगाएंगे। इसमें 4 से और 8 कट जाता है, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 गुणा 1 तो कितना हो गया? 13 और बटे 2 तिहाई 6 शायद आ गया होगा। अब ब्रैकेट भी ओपन कर दें, क्योंकि ब्रैकेट में प्लस की संख्या थी तो माइनस बाहर लगा है, इसलिए माइनस ही आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? एलसीएम ऑफ 4, 6 and 6। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। एलसीएम ऑफ 4, 6 and 6 = 12। तो 12 हम एलसीएम में लिख देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 3 बार हो गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 रह गया और प्लस 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 2 से 35 में गुणा करेंगे
तो 70 हो जाएगा। 35 दूनी 70 माइनस 6 दूनी 12 और 13 दूनी 36। अब इसमें सेम साइन यानी एक ही तरीके के चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 70 और 3 ये धनात्मक है तो 73 हो गया, माइनस 26 हो गया और बटे 12 बराबर 73 में से 26 को घटा देंगे तो 13 में से 6 कम करेंगे तो 7 हो, और यहाँ 6 रह गया, 6 में 2 कम करेंगे तो 4 बटे 12 बराबर 12। उसको में से ऋण में लिख दें क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो 12 तिहाई 36, कितना बचा 11, 47 में से 36 घटाएंगे 11 बचेगा और बटे 12, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें 4th पार्ट है और सभी पार्ट एक जैसे हैं तो इनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित मान लेकर, यानी इसमें पहले में है x गुणा y बराबर y गुणा x, y गुणा x x तो y गुणा x, ये आपको बताना है कि ये दोनों ये सही लिखा है या नहीं। तो इसमें पहला पार्ट है इसका x और y के मान कुछ दिए गए हैं तो x बराबर है -1/3 और y बराबर है 2/7। तो इसको केवल इस व्यंजक में लिख करके और हल कर देना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है या नहीं। तो इसमें 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट लगभग एक जैसे हैं। तो हम पहले लिखेंगे x × y बराबर y × x। x का मान x के नीचे लिख देंगे, -1/3 × y का मान है 2/7 और फिर बराबर लगाएंगे y का मान 2/7 गुना x का मान -1/3। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे तो अंश गुणा में अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं और हर का हर के साथ, तो -1 का गुणा 2 से करेंगे तो बराबर -2/7 का 21 और बराबर अब फिर 2 से -1 का गुणा करेंगे तो ये भी -2 होगा और 7 का 3 में करेंगे तो 21 रूट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपको शायद समझ आ गया होगा, इसी प्रकार से मान लिख करके सभी में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित का मान। अब ये चूंकि 2 संख्याएं थी यानी ये किस नियम को फॉलो कर रहा था, क्रम विनिमय यानी एक्सचेंज बदलना, तो क्रम विनिमय नियम था। अब इसमें आएगा सहचर नियम का उपयोग करेंगे और केवल 3 संख्याएं होंगी। तो मान हल कीजिए, प्रोसीजर क्या है, x गुणा ब्रैकेट y और गुणा z, y गुणा z बराबर x गुणा y और फिर गुणा z। इसमें इस बताना है प्रूव करके, तो इसमें भी 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, x बराबर -7/3 कामा y बराबर 12/5, y बराबर 12/5 और z बराबर है 4/9। अब इनको केवल मान इसमें लिख देना है तो हो गया। इसको पहले लिखेंगे यानी x गुणा y गुणा z और बराबर x गुणा y गुणा z। तो x का मान क्या है -7/3 और गुणा फिर ब्रैकेट y का मान है 12/5 गुणा z का मान है 4/9 बराबर x का मान -7/3
और गुणा y का मान 12/5 ब्रैकेट में है, और गुणा z का मान है 4/9। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने में पहले ब्रैकेट को देखेंगे तो 12 और 3 से 9 भी कट जाता है और 12 भी कट जाता है, तो 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, 3 चौको 12। अब ये हो गया -7/3 गुणा ब्रैकेट में क्या गया 16/15। 4 का 4 में करेंगे तो 16 हो गया, 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो गया, ब्रैकेट बंद बराबर। इसमें भी 3 से 12 कट जाता है, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब कोई नहीं कट रहा है तो अंश का अंश के साथ गुणा, तो -7 चौको 28/5 एकम 5 और गुणा 4/9। ठीक, अब चूंकि गुणा करना है अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रही है, तो 16 का -7 से करेंगे तो 16 सत्ते 112, लेकिन माइनस का 112 चूंकि संख्या -7 की थी, और बटे 15 का 3 से करेंगे तो 15 ते 45, और फिर बराबर -28 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस बटे 5 का 9 से करेंगे तो 45। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 2 तक आप एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 7 ज्योग्राफी पार्ट 2 पृथ्वी चैप्टर का रिवीजन करवा रही थी। आज मैं इसी चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों, आग्नेय और कांस्य चट्टानें कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि आग्नेय यानी इग्नियस रॉक, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा और मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूगर्भ में बहुत अधिक तापमान होने के कारण क्या हो जाता है, चट्टानें पिघलना शुरू हो जाती हैं। तो चट्टानें पिघलने से क्या हो जाता है, उनमें से लावा निकलने लगता है। लावा और मैग्मा जब पृथ्वी की धरातल पर जाता है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जमने और उसके ठोस होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किन चट्टानों का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इसलिए इनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो इसलिए इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये चट्टानें रवेदार होती हैं। ये चट्टानें क्या होती हैं बच्चों? आग्नेय चट्टानें हमारी क्या होती है? रवेदार होती हैं, यानी क्रिस्टलाइन। ये चट्टानें हमारी क्या होती है बच्चों? रवेदार होती हैं। ये चट्टानें परत विहीन और कठोर प्रकृति की होती हैं। ये चट्टानें कैसी होती हैं? आग्नेय चट्टानें परत विहीन होती हैं और कठोर प्रकृति की होती हैं। इनमें परत का अभाव होता है, परंतु इनमें कुछ जोड़ भी पाए जाते हैं। परत का तो अभाव होता ही है इनमें, लेकिन इसके अलावा इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों? इनमें कुछ जोड़ भी पाए जाते हैं। इन्हीं जोड़ों के सहारे जल अंदर प्रवेश कर सकता है। मतलब ये चट्टानें कैसी होती है हमारी? इन चट्टानों में रवों का अभाव होता है, रवे यानी क्रिस्टलाइन का अभाव होता है। ये परत विहीन होती है और कठोर प्रकृति की होती है। तो लेकिन इसमें कुछ जोड़ पाए जाते हैं। इन्हीं जोड़ों के सहारे क्या होता है बच्चों? इनके अंदर जल प्रवेश कर सकता है। तो इनमें रवों का विकास न होने के कारण ये कैसी दिखाई देती है बच्चों? हम लोगों को कांच की तरह दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देती है? कांच की तरह दिखाई देती है, जैसे कि ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन तो ये हमें कैसे दिखाई देती है बच्चों? कांच की तरह दिखाई देती है। जैसे कि उदाहरण है इसका ऑब्सीडियन। इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? इग्नियस रॉक। इनका फॉर्मेशन आपको पता चल गया। ये चट्टानें कैसे बनती है। तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्य चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कांस्य चट्टानें क्या होती है बच्चों? मेटामॉर्फिक रॉक
उच्च ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होने से कांतित चट्टानों का निर्माण होता है। तो बच्चों बहुत अधिक ताप होने से, बहुत अधिक दबाव या रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप क्या हो जाता है, जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं और जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जिससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। कायांतरण का अर्थ ही है बच्चों स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। तो चट्टानें अपने मूल रूप में बहुत अधिक समय तक नहीं रहती हैं। जो चट्टानों का जो मूल रूप होता है उस मूल रूप में बहुत अधिक समय तक नहीं रहती हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन या कायांतरण होने से, रूपांतरण होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। बच्चों ये जो है हमारी इन चट्टानों में रूप, रंग, खनिज संरचना, रवे आदि नए सिरे से बनते हैं। ये जो हमारी कांतित चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में क्या होता है बच्चों, रंग, रूप, रचना और खनिज और रवे आदि नए सिरे से बनते हैं। इनका कायांतरण होता है, रूपांतरण होता है। तो अब बात करते हैं बच्चों आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें, मतलब आग्नेय चट्टानों के अगर स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो उनसे किन कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट का कायांतरण करने के बाद किसका निर्माण हुआ, नीस का। बेसाल्ट का कायांतरित रूप क्या हो गया, एम्फीबोलाइट। और इसी तरह अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों में बालुका पत्थर का कायांतरित रूप हो गया बच्चों क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप हुआ संगमरमर। क्ले एवं शैल का कायांतरित रूप है स्लेट। कोयला का कायांतरित रूप है ग्रेफाइट। तो ये हमारे क्या हो गए, कायांतरण के फलस्वरूप, रूपांतरण स्वरूप में परिवर्तन के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम कांतित चट्टानें कहते हैं। तो कांतित चट्टानों के प्रकार कौन से होंगे बच्चों, संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट, फाइलाइट, ये सब हमारी क्या है, नीस, एम्फीबोलाइट और क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट, ये सब हमारी क्या है, कायांतरित चट्टानें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hello class, welcome to you शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर सेकंड दिल्ली सल्तनत, हमारे दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत का पहला वंश क्या था, गुलाम वंश। गुलाम वंश माने जो ममलूक वंश, माने गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी का गुलाम होना, यानी या किसी के अधीनस्थ होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुलाम वंश माने गुलाम वंश के जो भी शासक थे वो सभी गुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अदर जितने भी शासक थे वो सभी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी भी स्वयं गुलाम था। मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन का शासन था। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया, माने रजिया शासन में माने शासक बनी। रजिया के बाद कोई भी एक शक्तिशाली या समृद्ध राजा नहीं था जिससे गुलाम वंश माने बहुत दिन तक टिक पाता। तो बलबन, माने बलबन क्या था, गुलाम वंश का आखिरी शासक था। माने बलबन जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था। बलबन की मृत्यु के बाद, माने बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय तक बहुत ही गड़बड़ रही, माने कुछ समय तक बहुत ही माने अच्छे ढंग से शासन नहीं चल रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर एक नया समुदाय, माने एक नया समुदाय जिसका नाम क्या, खिलजी वंश था, माने खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश का शासन जो था वो 1290 से 1320 तक था। माने खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश में रजिया के बाद कोई शक्तिशाली राजा न होने से, बलबन की मृत्यु होने के बाद
खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश में सबसे पहला जो शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक था। माने खिलजी वंश में सबसे पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका शासन 1290 से 96 तक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। ये माना जाता है कि वह बहुत ही वृद्ध था। वृद्ध होने के कारण वह शासन को बहुत अधिक समय तक नहीं चला सका। केवल उसका शासनकाल जो था वो 90 से 96 तक ही था। जलालुद्दीन खिलजी क्या था? मंगोलों के प्रति उदार था। मंगोलों के प्रति उदार, पहले भी जो हमारे गुलाम वंश के शासक थे वह भी क्या थे? मंगोलों के प्रति उदार थे। इसलिए खिलजी वंश के आगमन से भी मंगोलों माने ये मंगोलों के प्रति उसी तरह से उदार बने रहे। उनकी उदारता माने उदारता यहाँ तक थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी एक मंगोल नेता उलग खान से की थी। माने कहा जाता है मंगोलों के प्रति उनकी खिलजी वंश की उदारता जो थी वह एक रिश्तेदारी या एक संबंधों में बदल गई थी, जिससे उसने अपनी बेटी की शादी मंगोल नेता उलग खान से की थी। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। माने अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक प्रतिभाशाली सेनापति तथा बुद्धिमान शासक था। माने ये माना जाता है कि वह एक प्रतिभाशाली, माने उसकी जो प्रतिभा थी वह पूरी तरह से माने शासन में थी, प्रतिभाशाली था तथा बुद्धिमान शासक भी था। माने उसने बुद्धिमानी पूर्वक अपने शासन को चलाया। तथा ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी माने अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपने आप को दूसरा सिकंदर महान मानता था, या अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपने आप को दूसरा सिकंदर महान कहता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में रक्षा माने जो भी शासन व्यवस्था थी उसमें रक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। विस्तार माने उसने अपने राज्य का विस्तार भी अच्छी तरह से किया था। एकीकरण तथा उसमें लोगों को एकीकरण माने एक सूत्र में बांधने का अच्छा गुण पाया जाता था। विस्तार की नीति माने उसने राज्य की विस्तार की नीति माने कई नीतियां लागू की थी, जिससे उसका जो राज्य था यानी साम्राज्य था वह दिल्ली सल्तनत से काफी ज्यादा विस्तारित था। माने जो विस्तार की नीति थी, विस्तार की नीति के अकॉर्डिंग अपने उसने राज्य को काफी हद तक विस्तारित कर रखा था। दिल्ली सल्तनत माने दिल्ली सल्तनत की सीमाएं जो थी वो दक्कन से विंध्याचल पर्वत तक थी। माने दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं थी वो केवल दक्कन से, दक्कन मतलब साउथ माने दक्षिण से विंध्याचल पर्वत यानी पूर्व तक, माने दक्षिण से पूर्व तक थी, ये माना जाता है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद खिलजी वंश जो था वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहा। ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या था, कोई भी शासक खिलजी वंश में इतना अधिक समृद्धशाली या शक्तिशाली बुद्धिमान नहीं था, इसलिए खिलजी वंश का शासन जो था लंबे समय तक नहीं था। सन 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंत कर दिया। ये माना जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में खिलजी वंश का अंत कर दिया और खिलजी वंश के पश्चात भारत में तुगलक वंश का उदय हुआ। छात्रों, मैंने आपको आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया है। कल के वीडियो के माध्यम से मैं आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आज आपको द्वितीय पाठा सत्यनिष्ठा की एक्सरसाइज नंबर 6 कराने जा रही हूँ। इसके पहले आप एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 में निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। जो ये वाक्य दिया है ये एक वचन का है, एक वचन का कर्ता है और एक वचन की क्रिया है।
तो आपको इन्हें बहुवचन में बदलना है। इसके लिए आपको कर्ता भी बदलना होगा बहुवचन में, और जब कर्ता बहुवचन का हो जाएगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो देखिए, सह नाटकम दृष्टुम अगच्छत, इसका बहुवचन बनेगा, सह का बहुवचन ते, तो ते नाटकम द्रष्टुम अगच्छन। अगच्छत एक वचन है, बहुवचन अगच्छन हो जाएगा। अगला है छात्रा विद्यालयम अगच्छत। छात्रा एक वचन है, इसका बहुवचन होगा छात्राः। अगच्छत का बहुवचन अगच्छन। तो इस तरह से सेंटेंस बना बच्चों, छात्राः विद्यालयम अगच्छन्। नेक्स्ट है शिक्षकः आतंकितः अभवत्। शिक्षक भयभीत हो गए। शिक्षक का ये बहुवचन है, शिक्षकाः। आतंकितः अभवन्, अभवत् का बहुवचन अभवन्। तो इस तरह से सेंटेंस बहुवचन में बनेगा, शिक्षकः आतंकितः अभवन्। छात्रः अनुकरोति, छात्र नकल करता है। तो इसका बहुवचन बनेगा, छात्राः अनुकुर्वन्। सः संकल्पम अकरोत्, उसने संकल्प किया। तो इसका बहुवचन क्या होगा, उन्होंने संकल्प किए। तो सा का बहुवचन ते, अकरोत् का बहुवचन अकुर्वन्। तो ते संकल्पम अकुर्वन्। तो इस तरह से बच्चों ये एक वचन के जो वाक्य थे वो बहुवचन में बदल गए। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये अव्यय है चा, तत्र, सन, एकदा, अपि। अव्यय क्या होते हैं ये आपको मालूम होगा। अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग और वचन के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते, यानी वो यथावत स्थिति में रहते हैं। भले ही कोई लकार हो, लिंग हो, वचन हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज यूज किए जाते हैं। जैसे चा, चा मीन्स और। तो वाक्य बना, रामः श्यामः चा विद्यालयम गच्छता, राम और श्याम विद्यालय गए। तत्र मीन्स वहां, तत्र एकः पुस्तकालयः अस्ति। सन मीन्स होता है होकर। संतुष्टः सन राजा विपुलम धनम अयच्छत्, संतुष्ट होकर राजा ने बहुत सा धन दिया। एकदा मीन्स एक बार। एकदा सह वने मयूरम अपश्यत्, एक बार उसने जंगल में मोर को देखा। लास्ट है अपि, अपि मीन्स भी। त्वम अपि पाठम स्मरेहि, तुम्हें भी पाठ याद करना चाहिए। अपि मीन्स भी। तो इस तरह से बच्चों ये सेंटेंस मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो अपनी भाषा, अपने शब्दों में, सॉरी भाषा नहीं, अपने शब्दों में इन वाक्यों की रचना कर सकते हैं, लेकिन वाक्य सही बनना चाहिए। जब भी वाक्य बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य बहुत लंबे ना हो, उनमें लकार, पुरुष और वचन का प्रयोग सही हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 7 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8 है, जिसमें इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति चार रूपाणी लिखत, यानी हरि शब्द का चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का रूप आपको लिखना है। तो इस तरह से सखी शब्द का रूप स्मरण कीजिए। एक्सरसाइज 8 और 9, यानी आपको हरि शब्द का रूप लिखना है और सखी शब्द का रूप लर्न करना है। इस तरह से एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। और बहुविकल्पी प्रश्न देखिए बच्चों, महात्मा गांधी माताया किम नामा से, ये आपको पता है, महात्मा गांधी माताया ना पुतली बाई को टिक करें। महात्मा गांधी जन्म कस्मिन मासे अभवत्, किस महीने में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? अक्टूबर मास से। अक्टूबर मास को क्लिक करें। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को बुक में पेंसिल से फिल करेंगे। नोटबुक में जितना वर्क है वो नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।
myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, ध्वनि चैप्टर आपने पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ इसके अंकित या सवाल या न्यूमेरिकल 1-2 इसमें और देखे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्वरित्र 5 सेकेंड में 50 कंपन करती है, तब स्वरित्र की आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या। तो 5 सेकेंड में कंपन बराबर 50। तो तब 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या बराबर 50/5 बराबर 5 से काट दिया जाए तो 10 हो गया, बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 कंपन। तो आवृत्ति हो गई 10 कंपन। ठीक, अब हमको आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति। वैसे 1/n कहा जाता है, n आवृत्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/आवृत्ति कितनी है? 10। तो बराबर 10 से भाग 1 में दे दिया जाए तो 0.1 सेकेंड। तो शायद आप आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं और आवर्तकाल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहाड़ी से 550 मीटर दूरी पर है, उसके द्वारा की गई ध्वनि, अगर वो बोलता है तो ध्वनि की प्रतिध्वनि कितने समय बाद उसके कानों में सुनाई देगी। और दिया गया है वायु में ध्वनि की चाल बराबर 330 मीटर पर सेकेंड। तो हर समय ज्ञात करना है। तो 2 गुना पहाड़ी से उस व्यक्ति की दूरी। अब 2 गुना क्यों करते हैं? क्योंकि आवाज को आने और जाने में 2 जितना जाएगी उतना ही आएगी, इसलिए 2 से गुणा किया गया। तो 2 गुना पहाड़ी की दूरी, उस व्यक्ति से पहाड़ी की दूरी, और अपान में वायु में ध्वनि की चाल। तो 2 समय बराबर 2 गुना पहाड़ी की दूरी क्या है? 550 बटे ध्वनि, वायु में ध्वनि की चाल क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो 0 से 0 कट सकता है, और अब ये दोनों 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 11 के 33 और 11 बचे 55। 5 का 2 में गुणा कर दिया तो हो गया 10/3। अब 3 से भाग हमको 10 में दे देना है। तो बराबर 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव लगाया, 3 त्रिका 9, फिर 3 ही आता रहेगा तो सेकेंड, यानी आंसर आपको मिल गया 3.33 सेकेंड। मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के कानों में उसकी प्रतिध्वनि 3.33 सेकेंड में वापस सुनाई देगी। तो बच्चों, इनको भी दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 7H में ये आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का पीरियड है। चैप्टर नंबर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कल हम लोगों ने बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ही ट्रू और फॉल्स यानी कि सही और गलत का निशान लगाएंगे। आप ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अगर वो सही है तो ट्रू का निशान लगाएंगे
और अगर सेंटेंसेस गलत है तो आप फॉल्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहला ये है, कंप्यूटर के सभी भागों को, सभी उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, सभी मशीनी उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। ये आपका है ट्रू है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है। हिंदी में जिसको या तो आप इसको ऐसे टिक का निशान लिखाएंगे या आप इसमें सही लिखेंगे। तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो सही लगाएंगे या ट्रू लिखेंगे या आप इस तरह से करेंगे। क्लियर। उसके बाद अब आपका आता है सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर से हमारा संवाद हार्डवेयर से होता है। संवाद का मतलब कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे संवाद का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किससे होता है, हार्डवेयर से होता है। हमारा हार्डवेयर के द्वारा कम्युनिकेशन नहीं होता है, जबकि हमारा सॉफ्टवेयर के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलत है। ठीक, यहाँ पे आप चाहें तो उसको फॉल्स लिख सकते हैं और हम यहाँ पे इस तरह से चाहें तो गलत। तीनों में से कोई भी चीजें आप लिख सकते हैं, गलत, फॉल्स, क्रॉस, इसमें से कुछ भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका तीसरा आता है, नोटपैड एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नोटपैड आपका कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये आपका सही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है, नोटपैड है, वर्डपैड है, तो ये सारे जो भी हैं वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोटपैड क्या है, आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसको आप ट्रू कर सकते हैं। ये है ट्रू, यहाँ पे आप ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपका आता है MS वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS वर्ड जो है वो आपका डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो भी हम लोग लिखते हैं ना टेक्स्ट, उसको टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए यूज होता है। MS वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी कि ये आपका क्या है, ये गलत है। इसको हम लोग कहेंगे ये आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद अब आपका पांचवा आता है, वायरस हमारे डेटा को खराब कर देता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि वायरस जो होता है वो हमारे डेटा को खराब कर देता है, यानी कि ये आपका ट्रू है। सही। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमारे ये ट्रू और फॉल्स जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।